चलो बच्चों, थर्मल एक्सपेंशन के एक और एग्जांपल को देखते हैं। सी, इफ यू रिमेंबर, थोड़ी देर पहले हमने टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम की बात करी थी कि सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो उसका टाइम पीरियड थर्मल एक्सपेंशन से कुछ इफेक्ट होता है। अब उसी इफेक्ट को थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे एंड वी विल नीड दैट ओल्ड फॉर्मूला विच वी हैव बीन यूजिंग मल्टीपल टाइम्स इन फिजिक्स नाउ। आपको याद हो गया होगा अब तक। तो टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का 2 पाई रूट एल बाई जी, वेयर एल इज, यू नो वेरी वेल, एल इज द लेंथ ऑफ दिस थ्रेड। अब ये तो हम अभी देख ही चुके थे कि थर्मल एक्सपेंशन से ये लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब है कि जो पेंडुलम क्लॉक का जो ऑसिलेशन है वो ज़्यादा टाइम लेगा, और ज़्यादा टाइम लेने का मतलब होता है कि वैसे अगर आप देखोगे तो घड़ी धीमी हो जाएगी। तो एक छोटा सा थंब रूल तो ध्यान रखना कि कभी भी समर्स में अगर आप देखोगे तो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है। टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब है कि घड़ी धीमी हो जाती है, या इंग्लिश में अगर आप बोलोगे तो द पेंडुलम क्लॉक्स स्टार्ट लूजिंग टाइम। इसको लूजिंग टाइम करना बोलते हैं। दे स्टार्ट लूजिंग टाइम इन समर्स, और विंटर्स में ऑब्वियसली घड़ी तेज हो जाएगी एंड इट विल स्टार्ट गेनिंग सम टाइम। तो एक छोटा सा थंब रूल तो ये याद रखना बोर्ड के हिसाब से। बाकी कितना डिफरेंस आता है, क्या होता है, वो सब हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर लेंगे। देखो, ये हमें पता है कि अगर टाइम पीरियड लेंथ की हाफ पावर के प्रोपोर्शनल है तो हम ये बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होगा, नया टाइम पीरियड इज इक्वल टू पुराना टाइम पीरियड इनटू 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये बोल सकते हो। अब यहां थोड़ा नोटेशन का ध्यान रखना कि टेम्परेचर को भी हम टी से डिनोट करते हैं जनरली, कैपिटल टी से। टाइम पीरियड को भी हम वैसे डिनोट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टेम्परेचर को हम यहाँ पे बैकफुट पे लेके आएंगे। टेम्परेचर को जब तक हम इस एप्लीकेशन की बात करेंगे टाइम पीरियड वाली, तब तक हम टेम्परेचर को स्मॉल टी से डिनोट कर देंगे। तो ये कर देते हैं, चलो ठीक है। ये आपका फॉर्मूला बन जाता है। या अगर आप परसेंटेज चेंज की बात करते हो तो वो भी हमने देखा था, परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। आप याद करो, ये हो जाएगा हाफ मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन लेंथ। और परसेंटेज चेंज इन लेंथ हमें ऑलरेडी पता है, ये होती है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हाफ अल्फा डेल्टा टी, ये परसेंटेज चेंज इन लेंथ होती है। उसका हाफ टाइम्स कर दोगे तो ये हो जाएगा परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड। नाउ परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड का मतलब ये है कि अगर सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड अगर मान लो 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना टाइम ये गड़बड़ करेगा, कि लूज या गेन करेगा, वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो ये छोटे मोटे रिजल्ट्स तो कह रहे हैं अपने पास, विच यू कैन वेरी इजीली अकोमोडेट। बाकी जनरली सी, सिंपल पेंडुलम के केस में 1 सेकंड में कितना ऊपर नीचे होता है उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। एक दिन के अंदर ओवरऑल जो घड़ी है वो कितना टाइम गेन या लूज करती है उससे फर्क पड़ता है एक्चुअली। तो अगर मान लो सपोज 1 डे की बात करो, हम ये अगर निकालना चाहें कि एक दिन में कितना टाइम गेन या लूज हो जाएगा, तो वो हम जरा एक बार निकाल के देखते हैं। सेम परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड का मतलब होता है चेंज इन टाइम पीरियड डिवाइडेड बाय ओरिजिनल टाइम पीरियड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमारे पास है हाफ इंटू 100 इंटू अल्फा डेल्टा टी। अब अगर मान लो सपोज मेरे पास एक पेंडुलम क्लॉक है, जितनी भी स्टैंडर्ड पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं, ध्यान से सुनना, जितनी भी स्टैंडर्ड पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं उनका टाइम पीरियड जनरली 2 सेकंड का होता है। 1 सेकंड नहीं होता, 2 सेकंड का होता है। आइडिया ये होता है कि टाइम पीरियड मीन्स कि पेंडुलम क्लॉक का जो थ्रेड है वो इधर जाने, वापस आने, उल्टे साइड जाने और वापस आने, इसमें जो टोटल टाइम लेता है पूरा जाके वापस आने में, ये जो टाइम होता है इसको टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यू कैन सी दैट ऑन एन एवरेज ये मीन पोजीशन को एक ऑसिलेशन में एक बार नहीं 2 बार कट करता है मीन पोजीशन को। तो देयरफॉर जनरली जो 1 सेकेंड, अगर आपको जो सुई का कांटा है वो 1 सेकेंड में एक बार आगे घुमाना है, तो जनरली ये पेंडुलम क्लॉक्स इस तरह से डिजाइन करी जाती है कि इसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, तभी ऑन एन एवरेज 1 सेकेंड में ये एक बार मीन पोजीशन को क्रॉस करेगा। और जब मीन पोजीशन को क्रॉस करता है देन इट हिट्स सम माइनर थिंग, जिससे वो सुई का कांटा धीरे धीरे करके आगे बढ़ता रहता है। तो जनरली जो नॉर्मल पेंडुलम क्लॉक्स होती हैं उनका जो एक्चुअल टाइम पीरियड होना चाहिए वो 2 सेकेंड का होता है। और अब 2 सेकेंड में ये कितना टाइम लूज कर देगा वो हम जनरली यहां से निकाल सकते हैं। इस तरह की जो पेंडुलम क्लॉक्स है जिनका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स का होता है, इस तरह की पेंडुलम क्लॉक्स को ये लोग जनरली सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। कंफ्यूजिंग सा नॉमेनक्लेचर है। सेकंड्स पेंडुलम सुनने से तो ये लगता है कि उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, लेकिन वो 1 सेकंड नहीं 2 सेकंड होता है सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड। तो अब आगे देखते हैं। हमारा टारगेट ये है कि हमें ये निकालना है कि ये पेंडुलम क्लॉक
एक पूरे दिन में कितना टाइम लूज और गेन कर देगी। सो लेट अस ट्राई टू कैलकुलेट दैट। अब देखो एक दिन के अंदर अगर आप देखोगे तो कितने सेकंड होते हैं, यू कैन सी कि जो टोटल टाइम होता है एक दिन के अंदर, लेट मी राइट दैट हियर, 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकंड, इस तरीके से एक दिन के अंदर इतने सेकंड होंगे। तो ये आप टी नॉट की जगह डाल दो, ये रिजल्ट आपको भी बताता है कि अगर एक्चुअली इतने सेकंड्स हैं तो उनके अंदर कितना एरर होगा। मतलब एक तरीके से अगर लेट से कि आपके 98 मार्क्स आए आउट ऑफ 100, तो ये आउट ऑफ कितना है और ये कितने आपके मार्क्स आए हैं। तो देयरफॉर अगर आपको इतने सेकंड्स का टोटल ड्यूरेशन है और उसके अंदर कितना गड़बड़ हुआ है वो निकालना है, तो हम इस रिजल्ट में बस टी नॉट की जगह ये बड़ा सा नंबर रख देंगे और कुछ नहीं। और बाकी 100 जो है खैर वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो आपको जो एरर मिलेगा डेल्टा टी, ये हो जाएगा 24 इंटू 60 मल्टीप्लाइड बाय हाफ अल्फा डेल्टा टी, वेयर रिमेंबर डेल्टा टी इज चेंज इन टेम्परेचर, अल्फा आपको पता ही है। और इस तरीके से अगर आप चाहो तो ये निकाल सकते हो कि घड़ी एक दिन के अंदर कितना टाइम लूज या गेन करेंगे। एंड अगेन ध्यान रखना कि गर्मियां होती हैं तो घड़ी धीमी हो जाती है, टाइम लूज करा जाता है। सर्दी होती है तो घड़ी तेज हो जाती है, टाइम गेन होता है। और कितना गेन या लॉस होता है वो आप यहां से निकाल सकते हो। तो सिंपल सीधे कैलकुलेशंस आर, नथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड अबाउट दिस एप्लीकेशन। चलो गाइस, नाउ लेट अस कम टू द फाइनल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और यहाँ पे हम थर्मल एक्सपेंशन को अपने पुराने इलास्टिसिटी वाले चैप्टर के साथ थोड़ा सा मिक्स करके देखने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना व्हिच इज नोन एज द थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस क्या होती है? देखो एक तो जेई वगैरह के प्रिपरेशन की स्ट्रेस होती है, वो तो अलग ही है, लेकिन थर्मल स्ट्रेस उससे बड़ी सिंपल चीज होती है कंपैरेटिवली। और थर्मल स्ट्रेस का फंडा सिंपल सा ही होता है कि अगर आप किसी भी चीज को हीट करोगे तो उसकी टेंडेंसी होगी एक्सपैंड करने की। अब अगर मान लो सपोज आप उसे जबरदस्ती इस तरीके से दो बड़ी बड़ी वॉल्स के बीच में फंसा देते हो, किसी तरीके से उसको पकड़ लेते हो फोर्सेस लगा के कि वो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही है वो चीज, बट आप उसे एक्सपैंड करने नहीं दे रहे हो, तो ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ बड़े बड़े फोर्सेस डेवलप होंगे। और वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा जो एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहा होगा वो अपने ऑपोजिंग चीजों के ऊपर बड़ा बड़ा फोर्स लगाएगा। और इस फोर्स को अगर आप एरिया से डिवाइड कर दो तो वही फोर्स अपॉन एरिया आपकी चीज होती है, उसको हम स्ट्रेस बोलते हैं। एक बड़ी भारी सी स्ट्रेस आ जाएगी और दीज स्ट्रेसेस आर वेरी लार्ज, और कई बार इतनी लार्ज होती हैं कि रॉक्स वगैरह जो है, रॉक्स वगैरह भी इसकी वजह से टूट जाती हैं। मैंने बहुत बचपन में जब ज्योग्राफी पढ़ता था मैं, उस टाइम पे मैंने सुना था दैट पानी अगर मान लो चट्टान के अंदर दो चट्टानों के बीच में गैप में फंस जाता है, फिर जब फ्रीज होता है और उसके बाद एक्सपैंड करने की कोशिश करता है फ्रीज होने के बाद, और उसको मान लो अगर जगह नहीं मिलती है तो इट कैन इवन, दैट फोर्स कैन इवन ब्रेक रॉक्स। पाइप्स होते हैं जो मेटल के पाइप्स होते हैं उनमें पानी जम जाता है तो वो भी बर्स्ट होने के चांसेस रहते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये जो फोर्सेस डेवलप होते हैं, दीज फोर्सेस आर वेरी लार्ज, दे कैन बेंड रेलवे ट्रैक्स, दे कैन डू अ लॉट ऑफ डैमेज। तो इट इज वेरी एसेंशियल कि ये कितनी स्ट्रेसेस वगैरह कितनी डेवलप होती हैं, इनको थोड़ा सा अपने को निकालना आना चाहिए। और एक छोटा सा एग्जांपल पहले मैं आपको लेके दिखाता हूं इन ऑर्डर टू जस्ट गेट एन आइडिया कि किस लेवल के फोर्सेस होते हैं। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो मान लो सपोज मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड की कुछ लेंथ ले लेता हूं, मान लो लेट्स से कि इसकी लेंथ थी 2 मीटर्स, और इसको अब की बार मैं क्या कर रहा हूं कि इसको दो चीज़ों के बीच में फंसा देता हूं। दो बड़ी बड़ी स्टील की वॉल्स हैं और दो स्टील वॉल्स के बीच में मैं से इस तरह से रख देता हूं कि ये किसी भी तरीके से एक्सपैंड नहीं कर पाएगी। और ये भी हम मान लेंगे कि ये बेंड वेंड भी नहीं होती। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि अगर पतली सी रॉड को अगर आप एक्सपैंड नहीं होने देते हो सीधे तो वो बेंड हो जाती है, बट मान लेते हैं कि ये अपनी रॉड बेंड भी नहीं होगी। और इसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देता हूँ, सिंपल सा क्रॉस सेक्शनल एरिया, लेट अस से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया दे देता हूँ, और सारा डेटा दे देता हूँ। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आपको पता ही है 10⁻⁵ के ऑर्डर का होता है लगभग ये सब, तो 5 × 10⁻⁵ ऐसा यूनिट्स मान लो अल्फा, ये सब मैंने आपको दे दिया है। और इसके साथ साथ अब अगर इलास्टिसिटी भी लगने वाली है यहाँ पे, तो इलास्टिसिटी में आपको याद होगा एक यंग्स मॉड्यूलस नाम की चीज होती थी, वो यंग्स मॉड्यूलस भी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगा। तो मैं ये मटेरियल जो है इसका यंग्स मॉड्यूलस भी दे देता हूँ, लेट अस से दैट दिस इज 2 × 10⁻10 SI यूनिट्स। ये सब मैंने आपको वैल्यूज दे दी हैं। अब मैं इस सिस्टम को हीट करना शुरू करूंगा। आई विल रेज द टेम्परेचर बाय एन अमाउंट ऑफ सिंपल 100 डिग्री सेल्सियस। होगा क्या कि रॉड की कोशिश होगी कि भाई मैं एक्सपैंड कर जाऊं, बट साइड में जो स्टील के सपोर्ट्स लगे हैं वो इसे एक्सपैंड करने नहीं देंगे, तो इनके बीच में एक बड़ा भारी फोर्स आएगा
एंड वी विल ट्राई टू एस्टिमेट दिस कि वो फोर्स कितना होता है, ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। और देखो ये हमेशा थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चंस दो स्टेप्स में किए जाते हैं। सी सबसे पहले तो अपन ये मानते हैं कि हम इनमें से एक कोई सपोर्ट हटा देते हैं, सपोज इस वाले सपोर्ट को मान लो हटा देते हैं। अब अगर सपोर्ट को हटा दोगे तो ये रॉड आराम से एक्सपैंड कर जाएगी, फ्री थर्मल एक्सपेंशन करेगी। और हमें पता है कि फ्री थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला तो होता है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। अभी मैं ऐसे रफ में लिख के दिखा रहा हूं, इसको फेयर करेंगे अच्छे से। लेकिन पहला स्टेप हमारा ये होता है कि हम कहते हैं कि मान लो अगर फ्री थर्मल एक्सपेंशन अलाउड होता तो भाई कितना फ्री थर्मल एक्सपेंशन होता वो हमें पता है। रिमेंबर कि हमने जो पूरे थर्मल एक्सपेंशन में फॉर्मूला देखे हैं, फॉर्मूले वगैरह देखे हैं, दे आर ऑल वैलिड ओनली फॉर फ्री थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले हमें ये मानना पड़ेगा कि थर्मल एक्सपेंशन फ्री है, और उस केस में ये कितना एक्सपैंड हो जाएगा वो हम निकाल लेंगे। अब ये निकालने के बाद अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे। अब हम कहते हैं कि ठीक है भाई, फ्री थर्मल एक्सपेंशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट एक्सपैंड कर चुका है, वेरी नाइस। अब यहां पे हम अपने स्टील सपोर्ट को वापस लगाएंगे, और स्टील सपोर्ट को वापस लगाने के बाद इसको पुश कर करके रॉड को उसकी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर वापस लेके आएंगे एट अ हायर टेम्परेचर। नाउ द टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस हायर। हमने उसे पहले एक्सपैंड करने दिया, और फिर हम मैकेनिकल फोर्स लगा के उसको वापस उसकी ओरिजिनल लेंथ में लेके आने वाले हैं। ये दूसरा स्टेप होगा। अब आप ध्यान से देखो कि पहले स्टेप के अंदर टेम्परेचर चेंज हो रहा था, तो पहले स्टेप में थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर का यूज होगा। दूसरे स्टेप में कोई टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा था, जो नया टेम्परेचर था उसी टेम्परेचर पे मैं इसको कंप्रेस करके वापस लेके आ रहा हूं। तो दूसरे स्टेप में कोई थर्मल एक्सपेंशन का चैप्टर का यूज नहीं होगा। दूसरे स्टेप में प्योरली इलास्टिसिटी का चैप्टर का यूज होगा, कि वहां पे हम देखते थे कि कितना फोर्स लगाने से कितना कोई चीज कंप्रेस या एक्सपैंड हो जाती है। वो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता था, वो आपका सेकंड स्टेप में प्योरली यूज होगा। तो देयरफॉर ओवरऑल अगर आप देखो तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि ये अलग हो रहा है वो अलग हो रहा है, दोनों चीजें साथ में हो रही है। लेकिन अपनी कन्वीनियंस के लिए हम पूरी की पूरी प्रॉब्लम को दो पार्ट में तोड़ के विजुअलाइज करते हैं। और अब जरा इसको फॉर्मली मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूं। देखो सबसे पहला स्टेप, मान लेते हैं कि कोई हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं और इसका फ्री थर्मल एक्सपेंशन होने देते हैं। अब फ्री थर्मल एक्सपेंशन में जो चेंज इन लेंथ आएगा, ये जो चेंज इन लेंथ आ रहा है अभी, ये हो जाएगा आपका एल नॉट अल्फा डेल्टा टी। और ध्यान रखना कि ये थर्मल एक्सपेंशन वाला चेंज इन लेंथ है। अब यहाँ पे चेंज इन लेंथ भी दो तरह के, ये छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात है, तो इसको समझ लेते हैं एक बार। चेंज इन लेंथ डेल्टा एल जो है, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से होने वाला डेल्टा एल अलग होता है, और मैकेनिकल कंप्रेशन, मैकेनिकल फोर्स लगाने की वजह से जो डेल्टा एल होता है वो अलग होता है। इस प्रॉब्लम में दोनों की वैल्यू इक्वल है, लेकिन आगे की प्रॉब्लम्स में इक्वल नहीं भी होगी, तो इनको थोड़ा सा क्लियरली अपन मार्क करके चलेंगे। डेल्टा एल टी लिख दूंगा मैं इसको। नीचे आप देखो ध्यान से, मैंने एक छोटा सा टी लगा दिया यहाँ पे। इसका मतलब है दैट दिस इज चेंज इन लेंथ बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और इसकी जरा वैल्यू आप निकाल के देख लो, ये हो जाएगा आपके पास एल नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, ये आप देख लो, ये हो जाएगा आपका 10⁻², और जो भी ऐसा यूनिट्स है मीटर्स, ये आपका 10⁻², मैंने 10⁻5 लिखा है, लेट मी जस्ट करेक्ट दैट। 10⁻² मीटर्स का तो थर्मल एक्सपेंशन हो जाता अगर हम इसे फ्रीली एक्सपैंड करने देते तो। लेकिन अब हम वो तो करने दे नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, अगर हमने बिल्कुल भी एक्सपेंशन अलाउ नहीं किया है तो मैकेनिकल फोर्स को क्या करना है, अब यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स लगेगा। ये मैकेनिकल फोर्स मान लो F है, और ये इसको प्रेस करके वापस इसकी ओरिजिनल लेंथ के ऊपर लेके आएगा। तो अब हम जो मैकेनिकल फोर्स लगाने वाले हैं उसकी इक्वेशंस लिखते हैं जरा। हमें पता है कि फॉर्मूला होता था स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस, ये फॉर्मूला होता था। तो देयरफॉर अब यहाँ पे आप अगर F लिखते हो, F की वैल्यू देखते हो, तो F हो जाएगा आपके पास YA डेल्टा L अपॉन L, एंड ये F, this F is the force that you will need to cause a change in length डेल्टा L। और हमें पता है यहाँ पे कि ये जो डेल्टा L है, आइडियली इधर जो लिखा है, ये मैकेनिकल फोर्स की वजह से, तो इसको मैं मैकेनिकल फोर्स की वजह से तो इसको डेल्टा L M लिख देता हूँ। बट लकीली इस प्रॉब्लम में हमने जरा सा भी एक्सपेंशन अलाउ नहीं किया है, तो जितना एक्सपेंशन था उतना ही आपको कंप्रेशन भी देना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स ये दोनों भाई लोग एग्जैक्टली इक्वल होंगे। तो मैं ये वैल्यू उठा के यहाँ डालने वाला हूँ अगले स्टेप में, और y की वैल्यू भी डाल देता हूँ 2 × 10⁻10।
क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 10/10⁻⁴, ये हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया। डेल्टा एल 10⁻⁻², और आप देख लो लास्ट में हमारे पास नीचे था एल, अगर आप देखोगे तो ये तो वही था आपका 2 मीटर्स। तो ये अगर आप थोड़े से कैलकुलेशंस कर लोगे तो कैलकुलेशंस करके आप देख लो आपको फोर्स की वैल्यू 100% मिल जाएगी। जरा एक बार फाइनली निकाल लेते हैं। यू विल सी कि ये हो जाएगा 10⁻11⁻6, दैट इज 10⁵ न्यूटन्स। नाउ 10⁵ न्यूटन्स इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स। 10⁵ न्यूटन्स को अगर आप एक तरीके से mg से कंपेयर करते हो तो दिस करस्पॉन्ड टू अ मास ऑफ 10⁴, दैट इज 10,000 kg। 10,000 kg का जो वेट होता है वो उठाने के बराबर एक तरीके से आपका यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा। एंड यू कैन इजीली सी कि ऐसा नहीं है कि ये रॉड कुछ एक्सेप्शनली ज़्यादा कुछ खतरनाक है कि कोई मैंने 10 किलोमीटर लंबी रॉड ले ली, ऐसा नहीं है, नॉर्मल सी सिचुएशन है। उसमें भी अगर आप देखो तो इतना बड़ा फोर्स जनरेट होगा। और लास्टली खाली फोर्स की बात नहीं है, अगर आप स्ट्रेस की बात करते हो, देखो फोर्स इज वेरी इजी टू विजुअलाइज, इसलिए मैंने आपको फोर्स निकाल के बताया है सो दैट यू कैन अप्रिशिएट द ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स दैट इज इन्वॉल्व। लेकिन अगर आप स्ट्रेस देखते हो तो ये मैकेनिकल स्ट्रेस जो डेवलप होगी वो तो और ज्यादा होगी, बिकॉज स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया। अब आप देख लो कि एरिया कितना था, ये आपका ये एरिया था 10⁻³ मीटर स्क्वायर। तो अगर आप इसको 10⁻³ से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा 10⁸ न्यूटन पर मीटर, ये आ जाएगा 10⁸ न्यूटन पर मीटर। ये आपके पास स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी विच इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस। और इसी वजह से हमने शुरू से ही देखा था कि इसकी वजह से रॉक्स भी टूट सकती हैं, मेटल के पाइप्स भी बर्स्ट हो सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यू कैन सी दैट वी आर डीलिंग विद अ वेरी वेरी सीरियस अमाउंट ऑफ फोर्स हियर। और इसीलिए जो रेल की पटरियां होती हैं उनमें थोड़े थोड़े गैप्स छोड़ के रखते हैं ताकि ये जो फ्री थर्मल एक्सपेंशन होने वाला था इसको रोकने की जरूरत ना पड़े, इसलिए जनरली स्टील ब्रिजेस में इन सब में गैप छोड़ जाते हैं ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए। बट यू कैन योरसेल्फ सी कि बड़ी अच्छी खासी थर्मल स्ट्रेस डेवलप हो सकती है अगर उसे डेवलप होने दिया जाए तो। और इसका एक ही सबसे बढ़िया इलाज होता है कि इसके लिए गैप छोड़ दिए जाए और स्ट्रेस को डेवलप होने दिया ही ना जाए, ये बेस्ट होता है। तो दिस वाज अवर फर्स्ट एग्जांपल। और आगे चलते हैं। अब इसी में थोड़ा सा हल्का सा एक माइक्रो स्टेप में और आगे बढ़ता हूं। और ये जो प्रॉब्लम है मैं नेक्स्ट लेने वाला हूं, ये भी बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। मे बी यू कैन अटेम्प्ट इट ऑन योर ओन फर्स्ट, और उसके बाद इफ रिक्वायर्ड यू कैन हैव अ लुक एट माय सॉल्यूशन। देखो अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम अपनी, बिल्कुल पिछली प्रॉब्लम जैसी मैं वापस एक प्रॉब्लम बनाऊंगा, बस इसमें एक हल्का सा डिफरेंस कर दूंगा ताकि एक पॉइंट है विच आई वांट दैट एवरीबॉडी शुड बी क्लियर विद। सी मान लो सपोज मेरे पास वही रॉड है, ठीक है, उसी तरह के पैरामीटर्स लेते हैं। इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 2 मीटर्स थी, क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, यंग्स मॉडुलस जो भी था वो ले लेते हैं, और अल्फा वगैरह भी ले लेते हैं। ये ऑलमोस्ट पुराने पैरामीटर्स ही दिख रहे हैं मुझे, तो ये सारे के सारे तो सिचुएशन वही है। अब की बार बस फर्क ये है कि इस रॉड को मैंने 2 स्टील सपोर्ट्स के बीच में रखा है, लेकिन चक्कर ये है कि अब की बार इनिशियली जो रॉड थी वो दोनों स्टील सपोर्ट्स के बीच में एग्जैक्टली फिट नहीं होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शुरू से ही एक हल्का सा गैप था। मतलब जो हमारा इंजीनियर भाई साहब है उनको ये पता था कि यार थर्मल एक्सपेंशन सीरियस चीज होती है। मित्तल सर के लेक्चर उन्होंने सारे अटेंड किए थे, उन्होंने पता था कि थर्मल एक्सपेंशन का मामला गंभीर होता है, तो यार थोड़ा सा गैप तो छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब वो इंजीनियर जो था वो बहुत पक्का इंजीनियर नहीं था, उसने गैप तो छोड़ा लेकिन कैलकुलेट करके नहीं छोड़ा, उसने अंदाजे से छोड़ दिया। और हुआ क्या फिर? हुआ वही जो होता है अल्टीमेटली कि एक दिन 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइज हो गया कहीं से, और हमें उस दिन उस बंदे को ये पता चला कि गैप जो छोड़ा था वो थोड़ा सा कम गैप छूट गया था, और उस वजह से थोड़ी सी स्ट्रेस डेवलप हो जाएगी। और ऑब्वियसली उतनी ज्यादा स्ट्रेस डेवलप नहीं होगी जितनी नो गैप की वजह से होती, लेकिन फिर भी अगर गैप थोड़ा कम छूट जाता है तो थोड़ी बहुत स्ट्रेस तो डेवलप होगी। और वो स्ट्रेस कितनी आएगी ये हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। एंड लेट मी गिव यू कि गैप कितना छोड़ा था, कुछ वैल्यू ले लेते हैं इसकी भी। मान लो इस बंदे ने जो गैप छोड़ा था, ये मान लो इसने 6 मिलीमीटर का गैप छोड़ा था यहाँ पे, और क्लियरेंस जिसको बोलते हैं 6 मिलीमीटर की क्लियरेंस छोड़ी थी। और हमारा क्वेश्चन ये है कि अब अगर हम इसमें सारी की सारी चीजें कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे कितनी थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगी ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे,
सबसे पहले तो देख लेते हैं कि पिछले के क्वेश्चंस में हमने जो फर्स्ट पार्ट किया था वो तो सेम ही रहेगा एग्जैक्टली कि अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो ये जितना एक्सपैंड करने वाली थी रॉड वो डिस्टेंस तो हम पहले निकाल ही लेते हैं, और इनफैक्ट उसके लिए आप देख लो कि उसके लिए हमें दोबारा कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं, वी कैन जस्ट कॉपी पेस्ट द सेम कैलकुलेशन, सो लेट अस डू दैट। अगर मान लो सपोज फर्स्ट पार्ट देखते हो तो फर्स्ट पार्ट हम जरा कॉपी पेस्ट मार लेते हैं, यू विल सी कि डेटा तो सारा का सारा सेम है। तो अगर ये वाला आप देखोगे ये है 10⁻² मीटर्स विच इज नथिंग बट 1 सेंटीमीटर्स। तो पिछले पार्ट से अपन ये वो देख सकते हैं कि अगर थर्मल एक्सपेंशन फ्रीली होने दिया होता तो फ्री थर्मल एक्सपेंशन की वजह से जो लेंथ चेंज होती वो होने वाली थी 1 सेंटीमीटर। उसको तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो डेल्टा एल थर्मल इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर विच इज लाइक 10 मिलीमीटर्स। इतना तो फ्री थर्मल एक्सपेंशन होने वाला है। लेकिन अब यहां पे हमने क्या गड़बड़ करी है, यहां पे हमने क्लियरेंस अगर मान लो 10 मिलीमीटर की छोड़ दी होती या उससे ज्यादा छोड़ दी होती तो कोई थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता, लेकिन हमने कम क्लियरेंस छोड़ी है। तो इसका मतलब है कि कुछ थर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, और वो कितना डेवलप होगा वो अभी हम निकालते हैं। देखो इसको वही ड्रॉ करते हैं फिगर कि अगर फ्री थर्मल एक्सपेंशन अलाउ किया होता तो 10 मिलीमीटर का यहाँ पे एक्सपेंशन हो जाता, लेकिन अगर आपने 6 मिलीमीटर का गैप छोड़ा है तो इसका मतलब है कि बचा कितना, 4 मिलीमीटर। तो इसका मतलब है कि जो हम सेकंड पार्ट बोलते थे कि मैकेनिकल फोर्स लगा के उसको सही लेंथ के ऊपर लेके आएंगे, तो यू कैन इजीली सी कि अब की बार मैकेनिकल फोर्स उसको इस लेवल तक लेके आएगा वापस। इसका मतलब है कि मैकेनिकल फोर्स को जो कंप्रेशन देना होगा वो खाली 4 मिलीमीटर का होगा। तो चेंज इन लेंथ ड्यू टू मैकेनिकल फोर्सेस विल नॉट बी 10 मिलीमीटर्स, नाउ इट विल बी ओनली 4 मिलीमीटर्स। सिंपल सी बात है। लेकिन कई बार क्या होता है ना कि थर्मल एक्सपेंशन के चैप्टर में भी डेल्टा एल आता है, इलास्टिसिटी में भी डेल्टा एल आता था, तो बच्चे समझ लेते हैं सर डेल्टा एल तो सेम ही होता है हर जगह। ऐसा नहीं है। और गाइड्स की प्रॉब्लम भी देखोगे तो ज्यादातर प्रॉब्लम देख के आपको लगेगा ये कि दोनों डेल्टा एल सेम होते हैं, बट वो है नहीं, और आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम्स में दिक्कत आती है। तो उस मिसकंसेप्शन को थोड़ा सा मैं चाहता था कि क्लियर हो जाए। तो अगर आप ये समझ गए हो कि ये दोनों डेल्टा एल अलग अलग है तो आपको ये प्रॉब्लम का मर्म समझ में आ गया, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आगे क्वेश्चन में बढ़ा देता हूं, यू कैन सी यंग्स मॉडुलस हो जाता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये डेल्टा एल जो यंग्स मॉडुलस वाले चैप्टर में आता है, ये डेल्टा एल होता है ड्यू टू मैकेनिकल फोर्सेस। तो बस अब यहां पे आप देख लो कि यहां पे अब अगर आप सारी की सारी वैल्यूज रख देते हो, यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻10, क्रॉस सेक्शनल एरिया है 10⁻³ मीटर स्क्वायर, और डेल्टा एल मैकेनिकल ये मेन चीज है यहाँ पे, ये है 4 मिलीमीटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान से रखना है बस, और बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी लेंथ तो थी आपकी वही 2 मीटर्स। ये रख के अगर आप कैलकुलेशंस कर लोगे तो आपको मिल जाएगा कि कितना मैकेनिकल फोर्स यहाँ पे डेवलप होगा, ये बात है। तो ये एक दो छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, ये तो खाली इस हिसाब से लिए थे ताकि कोर आइडिया क्लियर हो जाए कि भाई हम प्रॉब्लम्स किस तरीके से हैंडल करते हैं थर्मल स्ट्रेस की। और एक ही सीधा सा तरीका होता है कि हम प्रॉब्लम को दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। जब हम पहले थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं तब हम उसको रोकते नहीं है, तब हम कोई यंग्स मॉडुलस नहीं लगाते, और फिर मतलब उसको जितना फ्रीली एक्सपैंड करना होता है उतना करने देते हैं। उससे हम डेल्टा एल थर्मल निकाल लेते हैं, और फिर उसके बाद मैकेनिकल फोर्स लगा के उसको कंप्रेस करके सही जगह लेके आते हैं, और उसमें उस टाइम पे फिर हम डेल्टा एल मैकेनिकल की बात करते हैं और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाते हैं। ये सिंपल सा प्रोसीजर है जिससे आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन फिर भी मैं अब आपको एक दो एग्जांपल्स और जो लेके दिखाने वाला हूं वो थोड़े से और बड़े लेवल के एग्जांपल्स होंगे। आइडिया यही लगेगा, बट दे आर गोइंग टू ट्रस्ट मी, दे आर गोइंग टू बी डेफिनेटली मच मोर एंजॉयबल। तो अभी आगे चलते हैं, और जो दो बड़ी प्रॉब्लम्स की एक दो बड़े एग्जांपल्स की बात कर रहा था, लेट अस हैव अ लुक एट दोस प्रॉब्लम्स। सी क्वेश्चन इस तरीके से है कि मेरे पास दो रॉड्स थी, अलग अलग मटेरियल की, अलग अलग अल्फा है, यंग्स मॉडुलस है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। एक मैंने ग्रीनिश कलर से बना दिया, दूसरा मैंने ऑरेंजिश कलर लगा दिया यहाँ पे। ये दोनों रॉड्स हैं। मैंने दोनों रॉड्स को इस तरीके से रखा है कि इनिशियली तो इन दोनों की लेंथ सेम है, और लेफ्ट साइड में मैंने दोनों को एक वॉल से अटैच कर दिया है, एंड राइट साइड में मैंने एक ऐसा कुछ बड़ा रिजिड सा मटेरियल लिया है जिससे मैंने इन दोनों रॉड्स के जो राइट एंड्स हैं उन दोनों को साथ में ज्वाइन कर दिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ वेल्डिंग वगैरह करके मैंने ये इंश्योर कर दिया है कि राइट साइड में ये दोनों रॉड्स इस ब्लैक वाले स्टॉपर से अटैच्ड है, और ये स्टॉपर
बिल्कुल रिजिड है, मतलब कि ये बेंड नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। और अब मैं इस पूरे सिस्टम को हीट करना शुरू करता हूं। आई विल इंक्रीज द टेम्परेचर बाय एन अमाउंट डेल्टा टी। मान लेते हैं एक सेकंड के लिए कि अल्फा 1 बड़ा था, अल्फा 2 छोटा था सपोज। तो अगर ये स्टॉपर नहीं होता तो ये वाली रॉड ज्यादा एक्सपैंड कर जाती, ये वाली रॉड कम एक्सपैंड करती। लेकिन अब ऐसा है कि भाई अगर ये स्टॉपर है और ये बिल्कुल रिजिड है, अटैच्ड है, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो इस स्टॉपर का लाइफ में काम खाली एक है, दैट इट विल मेक श्योर कि दोनों रॉड की लेंथ अल्टीमेटली हमेशा सेम रहे। मतलब अगर ये यहां तक जाने वाली थी और ये यहां तक रहने वाली थी, तो ये स्टॉपर इंश्योर करेगा कि जो रॉड ज्यादा आगे आगे कूद रही थी उसको प्रेस करके थोड़ा सा पीछे ले आए, और जो बेचारा थोड़ा पीछे छूट रहा था उसको थोड़ा सा पुल करके आगे ले आए। मतलब स्टॉपर विल मेक श्योर that the final length of the combination will lie somewhere between these two extreme points that I have shown in figure। और क्वेश्चन हमारा यही है कि अगर अब इस कंबाइंड सिस्टम का थर्मल एक्सपेंशन होने के लिए मैं छोड़ देता हूं, देन assuming that no bending etc will take place, we need to find out कि ये स्टॉपर का कितना फाइनली डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये अपने को निकालना है। तो अच्छा क्वेश्चन है और सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से इस प्रॉब्लम को अपन अटैक करेंगे। और बेसिक तरीका तो देखो वही रहेगा, फिजिक्स में अच्छी बात ये है कि कोर तरीका तो वही रहता है, उसी को थोड़ा सा स्टेप्स बढ़ जाते हैं, दो तीन इधर उधर की चीजें और मिक्स हो जाती हैं, बट कोर मेथड तो सेम ही रहता है। और अब वो कोर कंसेप्ट यहाँ पे भी सेम रहेगा, यहाँ पे भी। सबसे पहले हम यही एक काम करते हैं, एक चीज निकाल के देखते हैं कि अगर ये स्टॉपर नहीं होता, फ्री थर्मल एक्सपेंशन अगर अलाउड होता, तो दोनों रॉड्स कितना कितना एक्सपैंड करती, ये जरा एक बार निकाल के देखते हैं। तो क्वेश्चन हटा देता हूं मैं और यहां पे मैं आपको पहले दिखाता हूं कि अगर थर्मल एक्सपेंशन फ्री होता तो क्या होता, वो देखते हैं। से अगर मान लो फ्री थर्मल एक्सपेंशन अलाउड होता, तब आप देखो कि जो ग्रीन वाली रॉड है, ये रॉड अगर आप देखो तो ये रॉड कुछ ज्यादा मान लो ज्यादा एक्सपैंड करने वाली थी, और जो दूसरी वाली रॉड है वो मान लो कम एक्सपैंड करने वाली थी, ऐसे। अब आप देखो कि फ्री थर्मल एक्सपेंशन जो पहली वाली रॉड है उसका होने वाला था एल नॉट अल्फा 1 डेल्टा टी, और दूसरे का फ्री एक्सपेंशन होने वाला था एल नॉट अल्फा 2 डेल्टा टी। ये तो थे आपके फ्री एक्सपेंशंस। लेकिन ये जो बीच में स्टॉपर है, ये दोनों में से किसी को भी एग्जैक्टली सक्सेसफुल नहीं होने देगा, ये सिस्टम को बीच में कहीं लाके रखेगा। तो मान लेते हैं कि जो स्टॉपर का एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट था ये हो जाता है मान लो x। स्टॉपर का जो डिस्प्लेसमेंट है ये मैंने आपको ये ग्रीनिश कलर से दिखा दिया है, ये आपके स्टॉपर की मान लो फाइनल पोजीशन है। स्टॉपर का डिस्प्लेसमेंट मान लो हो जाता है x। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द फिगर कि स्टॉपर ये रेड वाली रॉड को, ऊपर वाली रॉड को पीछे लेके आएगा, मतलब रेड नहीं सॉरी ग्रीन वाली रॉड को पीछे लेके आएगा, और नीचे वाली जो रॉड थी जो पीछे छूट रही थी उसको पुल करके आगे लेके आएगा, यहां से लेके यहां तक इसको पुल करेगा। तो देयरफॉर अब अगर मान लो हम आगे देखते हैं तो दोनों रॉड्स के ऊपर अब मैं सेकंड पार्ट पे जाने वाला हूं। मैं यंग्स मॉडुलस वाली मैकेनिकल फोर्स वाली इक्वेशन लगाता हूं। वो इक्वेशन होती है यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसको जरा आप इस तरीके से लिख लोगे तो एफ हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल अपॉन एल, ये हो जाता है आपके पास एफ। ठीक है, एक बात तो ये है। अब इसको जरा मैं ऊपर वाली रॉड के ऊपर लगाता हूं। ऊपर रॉड के ऊपर जो कंप्रेसिव फोर्स होगा, लेट्स कॉल इट F1, ये हो जाएगा Y1 A1 डेल्टा L बाय L। अब L की जगह तो मैं अप्रोक्सीमेटली L0 ही रख दूंगा। यू माइट से कि सर अब ये वाला जो L होता है ये तो ओरिजिनल लेंथ होता है, तो ओरिजिनल लेंथ तो आपकी इतनी है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू कैन सी कि मैं यहाँ पे आपको ये वाली लेंथ बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करके इतनी बड़ी करके दिखा रहा हूँ सो दैट वी कैन विजुअलाइज थिंग्स प्रॉपर्ली। बट अदरवाइज अगर ये डिस्टेंस L0 था, ये वाला डिस्टेंस अगर L0 था, तो उसमें अगर थोड़ा बहुत एक्सपेंशन होता भी है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप उसकी एग्जैक्ट वैल्यू भी रख देते हो, नंबर वन, वो एग्जैक्ट वैल्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी अगर रख भी देते हो और आगे कैलकुलेट करते हो तो भी आगे के स्टेप्स में अप्रोक्सीमेशंस वगैरह करके घूम फिर के वो सेकंड ऑर्डर का टर्म जब आप नेग्लेक्ट करोगे तो वो आप चेक करके देख लेना वो नेग्लेक्ट हो ही जाता है। तो देयरफॉर वी विल नॉट वरी अबाउट दैट। तो y a और l तो हमने पुट कर दिया यहाँ पे। अब ये डेल्टा एल ध्यान से देखना, ये डेल्टा एल होता है मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से होने वाला चेंज इन लेंथ। नाउ वी नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। आप ये देखो
कि हम ये वाली ऊपर वाली रॉड को कंप्रेस करके इधर तक लाना चाहते हैं। दोनों ग्रीन लाइंस जो मैंने बनाई है ये मैं कंप्रेशन मैकेनिकल फोर्स की वजह से फाइनली करने वाला हूं। तो मैकेनिकल फोर्स की वजह से जो कंप्रेशन होगा वो अब ध्यान से देखो, वो हो जाएगा ये टोटल जो डिस्टेंस था, ये टोटल डिस्टेंस था डेल्टा L1। डेल्टा L1 ये था, x ये था, तो देयरफॉर ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका डेल्टा L1 माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा डेल्टा L1 माइनस एक्स, ये बात है। तो ये हो जाएगा आपके पास, अब आप देख लो, ये हो जाएगा y1 a1 बाय L0 और डेल्टा L1 हमें पता ही है, L0 अल्फा 1 डेल्टा t एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया F1। मतलब कि जो स्टॉपर है वो ऊपर वाली रॉड के ऊपर इतना फोर्स लगा के इसे कंप्रेस करेगा। एक चीज तो हमने निकाल के रख ली। दूसरी एक और चीज हम निकाल लेते हैं, सेम आइडिया हम नीचे ऑरेंज वाली रॉड के ऊपर भी लगा देते हैं। यू कैन सी कि ये रॉड अपने आप तो बेचारी यहीं तक पहुंचने वाली थी, ये ग्रीन डिस्टेंस जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, अपने आप तो ये वाली रॉड यहीं तक पहुंचने वाली थी, लेकिन स्टॉपर ने इसको खींच के यहां तक पहुंचा दिया। बिकॉज रिमेंबर स्टॉपर यहां से वेल्ड किया है, तो अगर वेल्ड किया है तो ये इसको पीछे नहीं छूटने देगा, ये इसको खींच के आगे लेके आएगा। तो देयरफॉर नीचे वाले रॉड के ऊपर जो मैकेनिकल फोर्स है वो इसको एक्सपैंड कर रहा है, लेंथ इसकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लाइक दिस। तो ऊपर वाली रॉड के लिए जो मैकेनिकल डेल्टा एल होगा वो ये वाला होगा, जो ग्रीन एरो स्क्रीन के ऊपर मैंने बनाया है। दिस विल बी डेल्टा एल मैकेनिकल फॉर द अपर रॉड। तो जरा अब मैं ऊपर वाली रॉड के लिए भी, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर फॉर दैट, ऊपर वाली रॉड के लिए भी लिखता हूं F इक्वल टू, नाउ दिस इज y2 a2 L0 तो सेम ही है, और डेल्टा एल मैकेनिकल जो मैं बोल रहा था वो बस केयरफुली लिख देते हैं, ये वाला जो डिस्टेंस होगा ग्रीन वाला। नाउ लुक वेरी केयरफुली कि ये ग्रीन वाला जो डिस्टेंस होगा ये हो जाएगा आपका टोटल डिस्टेंस, x ले लो, ये x ले लो, और ये डेल्टा L2 ले लो, इन दोनों का डिफरेंस। तो ये x माइनस डेल्टा L2 विच इज नथिंग बट y2 a2 बाय L0 x माइनस, नाउ डेल्टा L2 है आपका L0 अल्फा 2 डेल्टा t, ये बात है। एंड लेट्स कॉल दिस फोर्स एज F2। और बिल्कुल लास्ट में अब देखो, ध्यान से देखो, दिस F1 विल बी इक्वल टू F2। कैसे F1 इक्वल टू F2? इस तरह से होगा, क्योंकि कुछ भी नहीं है, आप जो स्टॉपर है, ये जो पेन मेरे पास है इसको स्टॉपर मान लेते हैं। तो अगर स्टॉपर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो आप ये बोलोगे कि स्टॉपर ने अगर ऊपर वाली रॉड को पुश किया है तो ऊपर वाली रॉड उसको वापस पुश करेगी, तो स्टॉपर के ऊपर एक फोर्स F1 ऐसे लगेगा, और नीचे वाले को अगर आप पुल कर रहे हो तो वो आपको वापस पुल करेगी, तो नीचे वाले की वजह से एक फोर्स F2 इधर लगेगा। और फर्दर ध्यान से देखो कि फाइनली सारी खींचतान के बाद सिस्टम तो स्टेशनरी हो जाता है ना, स्टॉपर इज फाइनली स्टेशनरी, दैट मींस इट इज इन इक्विलिब्रियम। और अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब है कि ये F1 और ये F2 ये दोनों खुद ही बैलेंस होने चाहिए, बिकॉज हम अपनी साइड से तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे स्टॉपर पे, स्टॉपर खुद ही सब कुछ कर रहा है। तो देयरफॉर अल्टीमेटली F1 और F2 फाइनली बैलेंस आउट होने चाहिए। तो देयरफॉर फाइनली लास्ट में बिल्कुल अपने को ये करना है दैट F1 और F2 बराबर होंगे। तो ये एक्सप्रेशन ये दोनों बराबर है, इन दोनों को इक्वेट करना है, और इन दोनों को इक्वेट करके आप सॉल्व करके देख लो, आराम से आपको ये x की वैल्यू मिल जाएगी। और ठीक है, वीडियो पॉज कर दो, बिकॉज मैं काफी सारा काम अभी आपके लिए छोड़ रहा हूं, तो वीडियो पॉज कर दो, गिव इट अ फ्यू मिनट्स, और इन दोनों F1 F2 को इक्वेट करके आप x की वैल्यू निकालो। बट यहाँ पे मैं एटलीस्ट आपको इतना दिखा देता हूँ कि इसमें इसके बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज यू विल सी कि इन दोनों को जब इक्वेट करोगे देन द ओनली अननोन विल बी x। बाकी आप देख लो कि यंग्स मॉडुलस ये वो सब दिया हुआ है आपको, तो बाकी सब कुछ अननोन नहीं है, तो द ओनली अननोन थिंग विल बी x, जो कि आपको आराम से यहाँ से मिल जाएगा। और अगर आपको मान लो कहीं किसी क्वेश्चन में पूछते हैं कि भाई ये F1 F2 की वैल्यू भी निकालो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, जो x आएगा उसको वापस डाल देना, आपको ये फोर्स की वैल्यू भी मिल जाएगी, ये चीज है। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी दैट बड़े आराम से इस तरह से थर्मल स्ट्रेस का यूज करके यू कैन मेक दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। और बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जब आप इलास्टिसिटी और थर्मल एक्सपेंशन को मिला देते हो। इसी कैटेगरी में एक और बड़ी अच्छी प्रॉब्लम और होती है, वो भी देखते हैं। तो चलो लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम इसी आइडिया का थर्मल स्ट्रेस का यूज करके एक और अच्छी सी सिचुएशन बनाएंगे। चलो गाइस, सो हैव अ लुक एट द प्रॉब्लम ऑन द स्क्रीन, एंड दिस इज द प्रॉब्लम दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। सिमिलर कांसेप्ट है बट अच्छा प्रॉब्लम है। अब की बार
मैंने जो दो रॉड्स थी उन दोनों को मैंने ऐसे नहीं लगाया, मतलब जिसको हम पैरेलल बोलते हैं, पैरेलल टाइप का नहीं लगाया, उसको मैंने ऐसे सीरीज में लगा दिया। ऑल्दो मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा कि इसमें हम कोई सीरीज पैरेलल का फंडा डेवलप करने वाले, नथिंग लाइक दैट, बट दो रॉड्स हैं अब की बार दोनों की लेंथ अलग अलग है, बट दोनों का यू कैन सी फ्रॉम द फिगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और बाकी सारे पैरामीटर्स अलग अलग है। और उसके बाद अब की बार मैंने दो वॉल्स के बीच में इन दोनों को जस्ट फिट कर दिया, इस तरह से कट करके मैंने इनको फिट किया है कि ये इन दो रिजिड वॉल्स के बीच में फिक्स्ड है और रिजिड वॉल्स अपनी जगह से मूव नहीं करने वाली हैं। और मैं बढ़ाता हूं टेम्परेचर। क्वेश्चन अब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा बाय एन अमाउंट डेल्टा टी, तो इन दोनों के बीच की जो ये जंक्शन है, ये जंक्शन कितनी शिफ्ट हो जाएगी, ये अपने को निकालना है। अब जंक्शन कैसे शिफ्ट हो जाएगी, क्या होगा, ये थोड़ा सा पहले समझते हैं, देन वी विल स्टार्ट सॉल्विंग द प्रॉब्लम। देखो आप इसको ऐसे विजुलाइज करो कि मान लो सपोज कि जो ये ग्रीन वाली रॉड है ये किसी सॉफ्ट मटेरियल की बनी है, मतलब रबर वुड टाइप का कुछ, मान लो रबर मान लो, चलो ठीक है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल लेते हैं, मान लो रबर टाइप के किसी मटेरियल की बनी है और ये वाली जो रॉड है ये स्टील की बनी है। अब आप खुद ही देखो कि जब आप हीट करोगे तो ये वाली रॉड भी, इसकी भी टेंडेंसी तो एक्सपैंड होने की होगी, दूसरे वाले की भी टेंडेंसी एक्सपैंड होने की होगी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिकॉज ऑब्वियसली हम मानते हैं कि ये सब सिस्टम बेंड नहीं होगा ऑब्वियसली, तो दोनों एक्सपैंड कर जाए उसकी तो पॉसिबिलिटी नहीं है। होगा यही कि अगर दोनों में से एक एक्सपैंड करता है तो वो दूसरे को दबा के एक्सपैंड करेगा। क्रिकेट मैच जैसा है कि भाई अगर दो टीम्स खेल रही हैं तो दोनों नहीं जीत सकती ना, अगर एक जीतेगी तो दूसरे की कॉस्ट पे जीतेगी, दूसरी हारेगी। तो वो सेम चीज है यहाँ पे भी कि अगर ऑरेंज वाली रॉड एक्सपैंड करेगी तो वो ग्रीन वाली को दबा के एक्सपैंड करेगी और दोनों में जो रॉड ज्यादा रिजिड होगी उसकी टेंडेंसी ज्यादा एक्सपैंड करने की होगी, वो दूसरे को मोस्ट प्रोबेबली दबाने वाली है। तो ये सिचुएशन है और अब हमें बेसिकली ये निकालना है, लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू डिपेंड ऑन द यंग्स मॉडुलस ऑफ बोथ द मटेरियल्स। और मान लेते हैं इसमें शुरू में कि ऑरेंज वाली रॉड जीतती है। अगर ऑरेंज वाली रॉड जीतती है तो जंक्शन आपका लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा और फिर अब हम आगे वही कैलकुलेशंस करके निकालेंगे कि ये जंक्शन कितना शिफ्ट होगा एंड दिस एंड दैट। तो बेसिक आइडिया तो यही है। अब मैथमेटिकली क्या करना है इसमें वो सब देखते हैं। देखो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं सपोज कि जंक्शन शिफ्ट हो जाता है बाय एन अमाउंट x, ठीक है, इसको फाइनल जो डिस्टेंस होगा इसको बोल देते हैं x, ठीक है, एक चीज। और दूसरा हमें यह भी पता है कि फ्री थर्मल एक्सपेंशन वगैरह पहले लेना होता है, तो मान लेते हैं कि जो हमारी ग्रीन वाली रॉड है, ग्रीन वाली रॉड को अगर एक्सपैंड करने के लिए जगह दी जाती तो इसका कुछ एक्सपेंशन, फ्री थर्मल एक्सपेंशन जो होने वाला था बट हुआ नहीं, वो था मान लो सपोज डेल्टा L1। और सिमिलरली ऑरेंज वाली रॉड को आप देखो, अगर ऑरेंज वाली रॉड को फ्रीली एक्सपैंड करने दिया जाता तो इसका जो थर्मल एक्सपेंशन होने वाला था उसको हम बोल देते हैं मान लो डेल्टा L2। नाउ नोट केयरफुली कि अगर ग्रीन वाली रॉड नहीं होती तो ऑरेंज वाली रॉड काफी ज्यादा आगे तक जाने वाली थी, लेकिन ग्रीन वाली, ठीक है, ग्रीन वाली दब गई है रॉड बट फिर भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस देगी ना, तो जितनी दूर तक ऑरेंज वाली एक्सपैंड करने वाली थी उतना नहीं करने देगी, ग्रीन वाली इसको थोड़ा पीछे लेके आएगी और तब जाके मामला यहाँ पे बीच में फाइनली इस वाले लेवल के ऊपर फाइनली मामला सेटल होगा। तो ये दो तीन चीजें हम मार्क कर लेते हैं। इसमें आप देख लो कि डेल्टा L1 डेल्टा L2 तो हमें निकालना आता ही है, तो लेट मी जस्ट क्रिएट सम स्पेस फॉर राइटिंग दैट। लेकिन फ्री थर्मल एक्सपेंशन तो हमें पता ही है, वो तो लिख ही लेते हैं साइड में, उसमें कुछ है नहीं बात। डेल्टा L1 विल बी इक्वल टू L1 अल्फा 1 डेल्टा टी। फ्री थर्मल एक्सपेंशन दूसरे का जो होने वाला था वो जाएगा L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और फर्दर हमें मालूम है कि यंग्स मॉडुलस वाली इक्वेशन होती है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इज इक्वल टू फोर्स। और अब इसको आप देखो, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू फोर्स सही तरीके से लिखते हैं y इक्वल टू दिस इज द करेक्ट इक्वेशन। और इसको अगर आप रीअरेंज कर लो तो f हो जाता है YA डेल्टा L अपॉन L, ठीक है, ये तो हो जाता है फोर्स। अब यहाँ पे देखो एक चीज तो क्लियर ही है कि अल्टीमेटली दोनों रॉड्स के बीच में कोई स्टॉपर ऑपर तो कुछ है ही नहीं, तो दोनों जो भी फोर्स लगा रही है वो डायरेक्टली एक दूसरे पे लगा रही है। तो अगर ये फोर्स F है तो जो रिटर्न फोर्स होगा वो भी बाय न्यूटन थर्ड लॉ F ही होगा। तो दोनों के ऊपर जो मैं F लिखूंगा ये दोनों के ऊपर अल्टीमेटली सेम ही होने वाला है। तो लेट मी स्टार्ट राइटिंग दैट नाउ। अगर मान लो मैं एक काम करता हूं कि मैं सबसे पहले ऑरेंज वाली रॉड के लिए इक्वेशन लिखता हूं, तो ऑरेंज वाली रॉड के लिए आप देखो, ऑरेंज वाली रॉड के लिए सारी की सारी चीजें हैं आपकी डिनोट करी गई हैं। थोड़ा सा अपने नोटेशन को भी बेटर कर लेते हैं। सी
नोटेशन में भी आप देख लो कि मैंने इसकी नेचुरल लेंथ तो L2 दे दी है और ये दोनों 1 1 दे दी है। इसको थोड़ा सा मैं बेटर कर देता हूं। ये आप मान लो y2 अल्फा 2 है और इसी तरीके से इधर वाले जो थे ये वाले आप ध्यान से देखो, इसको मैं y1 अल्फा 1 कर रहा हूं। दिस ऑब्वियसली नोटेशन इज गोइंग टू बी मच क्लियरर। तो अब आप देखो आगे हम ऑरेंज वाली रॉड के लिए देखते हैं। ऑरेंज वाली रॉड के लिए मतलब 2 वाली रॉड के लिए अगर आप देखोगे तो फोर्स विल बी y2a अपॉन L2। अब ये डेल्टा L मैकेनिकल अपने को यहाँ पे चाहिए, ठीक है। ये अब केयरफुली देखना, यही मेन चीज है क्वेश्चन की। ऑरेंज वाली रॉड को मैकेनिकल फोर्सेस ने कितना कंप्रेस किया है या एक्सटेंड किया है वो अपने को देखना है। और वो आप देख लो कि अगर कुछ नहीं होता तो ऑरेंज वाली रॉड यहां तक पहुंचने वाली थी, लेकिन मामला फाइनली सेट हुआ है यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये ग्रीन एरो में जितना बना रहा हूं, जितना लेंथ का, ये ग्रीन एरो के बराबर मैकेनिकल कंप्रेशन मिला है अपने ऑरेंज वाली रॉड को। एंड यू कैन इजीली सी कि ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ आप देख लो, ये वाली लेंथ हो जाएगी आपकी यहां से देखोगे तो यहां से ये डेल्टा L2 था, तो डेल्टा L2 माइनस एक्स करोगे तो ये आपको ग्रीन एरो मिल जाएगा। तो ये मैं इधर ही लिख देता हूं, डेल्टा L2 माइनस एक्स। और इसी तरीके से ये सेम एक्सप्रेशन मैं बनाने वाला हूं अभी ग्रीन वाली रॉड के लिए। ग्रीन वाली रॉड के लिए आप देख लो y1a अपॉन L1, तो ये हो जाएगा। और उसके बाद अब यहाँ पे ये वाला जो डेल्टा L मैकेनिकल होता है इसको थोड़ा केयरफुली देखना। ग्रीन वाले रॉड के लिए देखो, ग्रीन वाली रॉड का किस्सा बड़ा अनफॉर्चुनेट सा है। ग्रीन वाली रॉड के लिए क्या हो रहा है कि ग्रीन वाली रॉड को अगर फ्री थर्मल एक्सपेंशन अलाउ किया होता तब आप देखो कि ग्रीन वाली रॉड कहां तक जाती। ये जंक्शन था ओरिजिनली, ग्रीन वाली रॉड यहां तक जाने वाली थी, ये इसके सपने थे कि ग्रीन वाली रॉड यहां तक पहुंचेगी। लेकिन अभी फाइनली जंक्शन कहां पे हुआ है, फाइनली मामला इधर सेट हुआ है। तो देयरफॉर ग्रीन वाली रॉड का जितना थर्मल एक्सपेंशन होने वाला था उतना तो उसको वापस प्रेस कर ही दिया है, लेकिन उसके ऊपर मैंने ये एक्स डिस्टेंस और कर दिया है। तो देयरफॉर यू शुड सी कि यहाँ पे जो मैकेनिकल कंप्रेशन होगा ग्रीन वाली रॉड का वो काफी ज्यादा होगा। उसको यहां से उठा के सीधे यहाँ पे लेके आएंगे, इट विल बी डेल्टा L1 प्लस एक्स, ठीक है। दोबारा एक बार देख लो, छोटी सी बट इंपॉर्टेंट बात है तो उसको दोबारा देख लो कि अगर मान लो ऑरेंज रॉड नहीं होती तो आप देखो ग्रीन वाली रॉड यहां से उठ के यहां तक जाने के सपने लेके तो चली थी, ये डेल्टा L1 तो इसका टारगेट था। लेकिन फाइनली दिक्कत यह है कि ऑरेंज वाली रॉड तो है, और ऑरेंज वाली रॉड ने क्या किया है कि उसको ओरिजिनल लेंथ के ऊपर तो लेके आया ये ऑरेंज वाली रॉड, और उसके बाद ऑरेंज वाली रॉड ने कहा कि भाई मेरे को भी तो एक्सपैंड करना है, तो देन आई विल कंप्रेस यू इवन मोर। तो देयरफॉर एक तरीके से यहां से फिर फर्दर और कंप्रेशन दे दिया है, तो टोटल डेल्टा L1 तो वापस ले ही लिया पूरा, उसके बाद एक्स डिस्टेंस और कंप्रेस कर दिया। सो वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन यू कैन सी कि ये जो डेल्टा L होगा ये डेल्टा L आपका डेल्टा L1 प्लस एक्स आपका यहां पे रखा जाएगा। और यही जो दो चीजें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं यही अल्टीमेटली इन प्रॉब्लम्स, तरह की प्रॉब्लम्स का मेन फंडा होता है। और बाकी तो हमें पता ही है कि अल्टीमेटली एफ और एफ तो इक्वल ही है, तो अब इसके बाद आगे कुछ बचा नहीं है प्रॉब्लम में। इसको और इसको आप इक्वेट कर दो और यू कैन इजीली सी कि इन दोनों को अगर आप इक्वेट करके सॉल्व करोगे देन द ओनली अननोन दैट इज हियर इज एक्स। तो बस इन दोनों को इक्वेट करके सॉल्व करके आप आराम से एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, एंड एक्स विल बी द अमाउंट थ्रू विच द जंक्शन इज गोइंग टू मूव। ये बात है। तो यू कैन इजीली सी कि थर्मल स्ट्रेस के बड़े इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स बन सकते हैं, एंड दीज आर अ फ्यू एग्जांपल्स जिस तरीके से आप इसको डील करोगे। और बाकी प्रॉब्लम्स तो हजारों और बन सकते हैं, लेकिन कोर कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर रखना है कि थर्मल स्ट्रेस की प्रॉब्लम्स को 2 स्टेप्स में सॉल्व करना है। सबसे पहले फ्री थर्मल एक्सपेंशन हो जाने दो, और फिर आराम से मैकेनिकल फोर्स लगा के उसको जहां तक चाहिए वहां तक लाके वापस कंप्रेस करते रहो। दिस विल मेक श्योर दैट you will be comfortable with all kinds of problems that involve thermal stress। और इसी के साथ आई एम हैप्पी टू अनाउंस कि हमारा ये वाला जो छोटा सा चैप्टर था थर्मल एक्सपेंशन का, छोटा सा बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है थर्मल एक्सपेंशन का, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और आप आराम से अब इसके बाद प्रॉब्लम्स क्वेश्चन बैंक वगैरह से सॉल्व कर सकते हो। बट ये ध्यान रखना थर्मल एक्सपेंशन के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना कि इसके आंसर्स आप दुनिया की किसी भी बुक से सॉल्व करो, वो आंसर्स हमेशा थोड़े से अप्रोक्सीमेट होते हैं। तो कई बार आप ज्यादा एक्यूरेटली निकालोगे और बुक का आंसर मैच नहीं करेगा क्योंकि बुक वाले ने अप्रोक्सीमेशन किया हुआ है थोड़ा सा ज्यादा।
कई बार आप थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कर लोगे फिर भी मैच नहीं करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में उस क्वेश्चन में बुक वाले ने थोड़ा ज्यादा एक्यूरेटली निकाला है। तो हमेशा ध्यान रखना कि थोड़ा बहुत आपके आंसर्स इधर उधर आते हैं थर्मल एक्सपेंशन के, बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह परफेक्ट ऐसा नहीं होता कि 2.0 है तो 2.0 मैच कर जाएगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा 5-10% का एरर इधर उधर आ सकता है, लेकिन हाँ ये भी नहीं है कि फिर आप ये मान लो कि अच्छा सर ने कहा था कि इसमें तो आंसर ही मैच नहीं करने, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। थोड़ा बहुत मिसमैच हो सकता है। इट इज समथिंग लाइक दैट कि अगर मान लो ऐसा है कि आंसर दिया है 41 और आपका 40 आ रहा है या लेट अस से 42 आ रहा है, इतना चलेगा। लेकिन अब आंसर 41 दिया है और आपका 51 आ रहा है, तो वो नहीं चलेगा, इतना बड़ा एरर नहीं चलेगा। तो ध्यान रखना 5-6%, 10% मैक्सिमम, इतना थोड़ा बहुत इधर आंसर्स आ सकते हैं, तो वो एक्सेप्टेबल है। बट बियॉन्ड दैट ऑब्वियसली इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो विद दिस वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर। और अब सारे के सारे इसके अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और ये अच्छे से सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर।